तो नमस्कार डियर, हम लोग बात कर रहे थे केमिस्ट्री के मॉडल पेपर की, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉडल पेपर पर केमिस्ट्री का। दो टॉपिक हम हल कर दिए थे। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, अंत में मैंने बताया भी था, संक्रमण धातुएं सामान्यतया रंगीन यौगिक बनाती हैं, ऐसा क्यों होता है ना। या फिर ये पूछता है क्वेश्चन इसी को कि संक्रमण धातुएं एवं उनके ज्यादातर जो यौगिक होते हैं अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों। ठीक, तो देखिए इसको बताते हैं हम, ऐसा क्यों होता है। तो इसके आपके पास दो आंसर हैं। इस क्वेश्चन के दो आपके पास आंसर है, आपको जो अच्छा लगेगा वो लिखिएगा। पहला आंसर है कि संक्रमण जो धातुएं होती हैं, संक्रमण धातु आयनों में दृश्य प्रकाश को अवशोषित करके होने वाले डी संक्रमणों के कारण ये रंगीन दिखाई देती है। अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन में मुख्य रूप से डी संक्रमण जहाँ रहेगा उसी पर ट्रिक करेंगे आप, नहीं तो आंसर के लिए दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो संक्रमण धातु आयनों में दृश्य प्रकाश को अवशोषित करके होने वाले डी संक्रमणों के कारण ये रंगीन दिखाई देती हैं। या आप ये भी कर सकते हैं, दूसरा आंसर कोई एक ही आपको बताना रहेगा। दूसरा आंसर क्या बन रहा है यहाँ से, कि अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यानी कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं उनमें उपस्थित अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण करके उत्तेजित हो जाते हैं तथा परावर्तित प्रकाश के कारण ये हमें रंगीन दिखाई पड़ते हैं, है ना। मैंने क्या बताया आपको कि संक्रमण धातुओं में चाहे संक्रमण तत्वों में अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन, माने डी में जो अयुग्मित यानी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दृश्य क्षेत्र से प्रकाश को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाते हैं और परावर्तित प्रकाश के कारण ये हमें रंगीन दिखाई पड़ते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था डियर, ये डी ब्लैक एलिमेंट का था। तो चलिए अब पूरा हम डी ब्लैक पर डिस्कस कर लेते हैं अच्छे तरीके से, कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस है डी ब्लैक में होल। तो ये है डी ब्लैक तत्व, इसमें डी और ब्लैक में पढ़ना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि डी ब्लैक तत्व किसे कहते हैं। तो बताएंगे आप कि वे तत्व जिनके डी उपकोष आंशिक रूप से क्या होते हैं, भरे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डी ब्लैक तत्व कहते हैं। और इनको आवर्त सारणी में एस ब्लैक तथा पी ब्लैक के मध्य में रखा गया है और इन्हें हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि डी ब्लैक तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर ऊपर है यहाँ पर, क्योंकि डी ब्लैक तत्वों के अंतिम कोष यानी कि डी कोष आंशिक रूप से भरे होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और इन तत्वों को चार श्रेणियों में बांटा गया है, लेकिन इनको चार से मतलब नहीं है। ठीक, चार से मतलब नहीं हमको है। देखिए यहाँ पर प्रथम श्रेणी को हम बोलते हैं प्रथम श्रेणी या फिर 3D श्रेणी। इसमें स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक के तत्व आते हैं, कुल कितने, 10 ठो। और जिंक को छोड़कर सभी जो होते हैं इनके 3D कक्षक क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। जो जिंक होता है, जिंक का कोष पूर्ण होता है, लेकिन इसके अलावा जितने एलिमेंट है इसके अंदर सभी के डी कोष क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। जैसे कि स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कापर, ये सभी जो होते हैं इनके सभी कोष क्या होते हैं, डी वाले अपूर्ण होते हैं, लेकिन इनके क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। ठीक है, डी कोष क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि निम्न में से कौन 3D श्रेणी के सदस्य है, या फिर तो आप क्या बताएंगे, ऑप्शन अगर आपका रहेगा तो जिसमें 21 से 30 तक रहेगा, जिस ऑप्शन में 21 से 30 तक रहेगा वो प्रथम श्रेणी या 3D श्रेणी का सदस्य रहेगा। दूसरा है द्वितीय श्रेणी, इसी को हम बोलते हैं 4D श्रेणी। ये इट्रियम 39 से लेकर के कैडमियम 48 तक के बीच में कुल 10 तत्व आते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जिंक का जो अंतिम कोष अंडू कोष था पूर्ण रूप से भरा हुआ था, वैसा ही कैडमियम का भी डी कोष जो होता है पूर्ण रूप से भरा रहता है। बाकी शेष जितने रहते हैं सबका डी कोष अपूर्ण रहता है। तो यहाँ पर हमने स्पष्ट लिख दिया है कि कैडमियम को छोड़कर सबके 4D कक्षक क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, है ना। और आपसे पूछे कौन द्वितीय श्रेणी का सदस्य है, तो जिस ऑप्शन में आपको 39 से 48 के बीच में लिखा रहेगा अंक, वही आप क्या रहेगा, द्वितीय श्रेणी सदस्य रहेगा। अब नेक्स्ट है तृतीय श्रेणी सदस्य। तृतीय श्रेणी में कौन आता है इसको देख लेते हैं हम लोग। तो तृतीय श्रेणी हमको पढ़ना है थोड़ा सा हल्का, ज़्यादा नहीं। तो लेंथनम के बाद हाफनियम 72 से लेकर के Hg80 तक कुल 10 तत्व आते हैं। इसमें कुल 10 तत्व इसमें आते हैं।
जिस प्रकार उसमें था कैडमियम, कैडमियम का जो कच्चक था अपूर्ण था, अपूर्ण था, भरा हुआ था। उसी प्रकार Hg का भी जो कच्चक होता है 5D, वो पूर्ण होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? Hg को छोड़ के, यानी कि हम कहने का मतलब है कि Hg को छोड़कर इस श्रेणी में जितने एलिमेंट आते हैं सबके 5D कक्षक जो होते हैं अपूर्ण होते हैं। केवल Hg का ही क्या होता है, भरा होता है। Hg मतलब मरकरी पारा। ठीक है। और अब पूछिए कि कौन सा 5D श्रेणी का सदस्य है, तो 57 से 72 के बीच में जो अंक दिखाई दे आपको ऑप्शन में, वही रहेगा 5D श्रेणी या तृतीय श्रेणी का सदस्य। ठीक है ना, बस इतना इसमें आपको जानना है, कुछ ज्यादा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखा जाए तो इन तत्वों के बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, n-1 डी पर 1 माइनस 1 से लेकर 10 तक रहेगा, और s पर क्या रहेगा, यहाँ पर ns रहेगा। ns 1 से लेकर के 2 तक रहेगा, इनके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, हमने कुछ और चीजें यहाँ पर बताई हैं जिसमें ऑप्शन में क्वेश्चंस बन सकते हैं ऐसे। इसमें जो कापर है, आरम है गोल्ड, और एजी मतलब चांदी, ये तीनों जो है इनको हम करेंसी मेटल बोलते हैं, यानी कि मुद्रा धातु बोलते हैं, क्योंकि इनके कभी सिक्के बनाए जाते थे, सिक्के बनते थे। जिंक है, कैडमियम है, एसजी है ना। इनको संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, बल्कि इनको हम बोलते हैं छद्म संक्रमण तत्व, यानी कि झूठा संक्रमण तत्व, क्योंकि इन तीनों के जो अंतिम कोष होते हैं हमेशा क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं, है ना। है तो डी ब्लॉक के, और डी ब्लॉक का जो परिभाषा है उसमें डी कोष अपूर्ण होना चाहिए, लेकिन इन तीनों के क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं, है ना। इन तीनों के अंतिम कोष यानी डी कोष क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं हमेशा रहेगा। जिनके डी कोष पूर्ण रहेंगे, चाहे कोई भी कोष पूर्ण रहेगा, हमेशा वो प्रतिचुंबकीय व्यवहार करेगा, है ना। हमेशा क्या करेगा, प्रतिचुंबकीय व्यवहार करेगा। लेकिन जिनके कक्षक पूर्ण नहीं रहेंगे उनमें जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेंगे, यानी सिंगल रहेंगे, और सिंगल इलेक्ट्रॉन होने का मतलब होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने का मतलब होता है कि वो अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाएगा। और देखते हैं और कोई क्वेश्चन बन रहा है तो, और हम पढ़ लेते थोड़ा सा कि डी ब्लॉक एलिमेंटों की, डी ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। तो इसमें देखिए पहले आणविक त्रिज्या हम पढ़ लेते हैं, आणविक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या। ठीक है, तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनमें परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ साथ इनकी आणविक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्याएं जो होती हैं घटती हैं, है ना। परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ साथ डी ब्लॉक तत्वों की या संक्रमण तत्वों की आणविक त्रिज्याएं घटती हैं। ऐसा क्यों होता है, घटने का रीजन ये होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव का आपका उत्तर क्या रहेगा, परिरक्षण प्रभाव के कारण इनकी आणविक त्रिज्याएं क्या होती हैं, घटती हैं। अब बात करते हैं गलनांक व क्वथनांक की। नेक्स्ट है इसका गुण है गलनांक क्वथनांक में देखा जाए तो संक्रमण तत्वों के गलनांक व क्वथनांक जो होते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों की तुलना में उच्च होते हैं, है ना, उच्च होते हैं। लेकिन जिंक, कैडमियम और Hg में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और नहीं होने के कारण इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है, कम होता है। इनका गलनांक जो होता है कम होता है, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, आक्षीकरण अवस्थाएं। आक्षीकरण अवस्था अगला गुण है, तो हमेशा याद रखिएगा, पूछता है कि डी ब्लॉक तत्व जो होते हैं परिवर्ती आक्षीकरण संख्या चाहे परिवर्ती आक्षीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं, सीधे उत्तर रखिएगा आप लोग यहाँ पर कि संक्रमण तत्वों के चाहे डी ब्लॉक तत्वों के अंतिम कोष यानी फिर डी कोष अपूर्ण होते हैं, यानी कि सीधे हम कह सकते हैं रिक्त डी कक्षकों के कारण, रिक्त डी कक्षकों के कारण जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं या डी ब्लॉक तत्व होते हैं वो परिवर्ती आक्षीकरण संख्या दर्शाते हैं, माने कि इनकी आक्षीकरण संख्या फिक्स नहीं होती, इन पर जो आवेश आता है वो फिक्स नहीं रहता है ना, कम बेसी रहता है, बढ़ता रहेगा घटता रहेगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न ये बनता है आपसे कि जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं चाहे संक्रमण धातुएं जो होती हैं, संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो उत्प्रेरक के रूप में व्यवहार क्यों करती हैं या उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग क्यों की जाती हैं, तो हमेशा याद रखिएगा परिवर्ती संयोजकता या परिवर्ती आक्षीकरण संख्या तथा रिक्त डी कक्षकों के कारण विभिन्न संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है ना, तो रिक्त डी कक्षक और परिवर्ती संयोजकता के कारण जितने भी डी ब्लॉक होते हैं चाहे उनके यौगिक होते हैं वो सभी उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल हमने देखिए आयरन हो गया, प्लेटिनम हो गया,
लेड हो गया, निकिल हो गया, ये सभी जो है डी ब्लॉक के रूप में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इनके यौगिक हो गए क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सॉरी ये तो पोटेशियम पर मैग्नेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ पर है ना। ये सभी देख पा रहे हैं नीचे हमने सब उत्प्रेरक ही लिया है ना, उत्प्रेरक ही लिया है, सभी उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। कुछ अभिक्रिया हमने ले लिया जिसमें उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। क्वेश्चन ये भी बनता है कि संक्रमण तत्व जो होते हैं या डी ब्लॉक जो तत्व होते हैं वो रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, तो इसका उत्तर आपने पीछे चर्चा कर लिया है। चुंबकीय गुण की अगर बात करते हैं कि इनके अधिकतम आयन अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, पेपर में आता है, ठीक है। तो हमेशा रखिएगा कि इनमें चुंबकीय गुण जो होता है 2 कारणों से होता है, इतना नहीं पूछना है ना। चुंबकीय गुण में क्या होता है कि बस आपको 3 पॉइंट यहाँ पे जानना है, ज़्यादा नहीं। हमेशा याद रखिएगा कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंटों के अंतिम कोश में यदि इलेक्ट्रॉन जो है युग्मित है, मतलब जोड़े में सभी हैं, तो वो प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाएगा। और इलेक्ट्रॉन यदि कैसे हैं, अयुग्मित है मतलब सिंगल है, तो हमेशा कैसा व्यवहार करेगा, अनुचुंबकीय व्यवहार करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉनों के अयुग्मित होने पर वो अनुचुंबकीय व्यवहार करेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेंगे, सिंगल रहेंगे, उतना ही वो प्रबल अनुचुंबकीय होता जाएगा। आज अगर जोड़े में इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ और सिर्फ प्रतिचुंबकीय होगा। और इलेक्ट्रॉन अगर अयुग्मित नहीं पाए जा रहे हैं, सभी युग्मित हैं, जोड़े में है, तो हमेशा कैसा रहेगा, वो प्रतिचुंबकीय रहेगा। और ज्यादा मात्रा में अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो वो लौह चुंबकीय कहलाएगा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं अगले की। देखते हैं और कौन से गुण ऐसे हैं जो आपके पेपर में पूछ जाते हैं। एक आध नंबर में ये पूछा गया है कि अंतराकाशीय यौगिक किसे कहते हैं, है ना। अंतराकाशीय यौगिक किसे कहते हैं, तो संक्रमण तत्वों में छोटे छोटे परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन आदि को अपने अंतराकाशीय स्थलों में, अंतराकाशीय स्थल मतलब होता है कि जो उनके बीच परमाणुओं के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो अंतराकाशीय स्थलों में ग्रहण करने की क्षमता होती है। ये अधातुएं, हाँ सभी क्या है, अधातु हैं। ये अधातुएं अंतराकाशीय स्थल पर प्रबल आबंध बना करके प्रबल आबंध बना करके अंतराकाशीय यौगिक का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये होता क्या है कि संक्रमण तत्व जो होते हैं इनमें छोटे छोटे परमाणुओं को ग्रहण करने की क्षमता होती है। जब ग्रहण कर लेंगे ये, तो जिन अधातुओं को ग्रहण करेंगे वो अधातुएं क्या करेंगी, इनके साथ प्रबल आबंध बनाएंगी जो इनको कठोर बनाएंगे पूरा, है ना। उसी यौगिक को हम बोलते हैं अंतरकाशीय यौगिक। एग्जाम्पल में स्टील हो गया, कास्ट लोहा हो गया, है ना, ये सभी कठोर होते हैं। और कुछ मात्रा में देखिए दिखा दे रहे हैं आपको कैसे हम पता करेंगे चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय गुण कैसे पता करें। इसमें लिख दे दिया कि क्वेश्चन है कि M प्लस आयन है, जेड बराबर 27 दे दिया। जेड मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक दे दिया है। इनके लिए कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, जो M27 दिया है उसका हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d से आप जानते होंगे, पढ़े इंटर में पढ़ रहे हैं तो इतना जानते होंगे। इलेक्ट्रॉनों को भर देंगे, एस में 2 भरते हैं, पी में 6 भरते हैं, डी में 10 भरते हैं। मैंने कुछ 27 हमको चाहिए। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, सॉरी 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 और 7 27। ठीक है, 27 हो गया। हमको 3D से मतलब रहता है, हमको अंतिम से मतलब है। जो 3D है वही क्या रहेगा, अंतिम रहेगा, डी वाला अंतिम रहेगा। और इस पर कितना आवेश आ रहा है, 2 प्लस आवेश आ रहा है। 2 प्लस आवेश आने का मतलब ये होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंतिम कोष से निकल गया। तो अंतिम कौन रहेगा सबसे, तो ये जो चौथा है वही क्या अंतिम है। 1 मतलब पहला कोष, 2 मतलब दूसरा कोष, 3 मतलब तीसरा कोष, 4 मतलब चौथा कोष। सबसे अंतिम में 4 पड़ेगा। 4 में से क्या निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये पूरा क्या होगा, 0 हो गया। लास्ट में क्या बच गया, 3d7, यानी अंतिम के में कितना बचेगा, 7 बच गए। अब जो डी कक्षक है, डी कक्षक में डी में कुल होते हैं 5 कक्षक। तो 5 कक्षक बनाए, मैंने 5 कॉलम बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनों को हम भरेंगे तो 1 2 3 4 5, पहले सिंगल भर लेते हैं, फिर डबल करते हैं, 6 7। तो 3 को आपके पास देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे बच रहे हैं, अयुग्मित, यानी कि ये कैसा है, अनुचुंबकीय है। हम बताया कि अयुग्मित मतलब अनुचुंबकीय है। कभी कभी पूछ देता है कि चुंबकीय आघूर्ण पता करने के लिए, तो चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला होता है अंडर रूट एन कोष्टक में n+2 bm। यहाँ पर n का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं उन्हीं की संख्या यहाँ पर रखना है। तो 3 को यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 2 5 5 हैं 15, तो 15 आ गया। इसका हम निकालेंगे वर्गमूल तो कितना आएगा, 3.87। तो ऐसे हम ज्ञात कर पाएंगे। मिश्र धातु भी पूछता है कभी कभी कि मिश्र धातु क्या होते हैं, तो मेरे साथ रखिएगा कि 2 या 2 से अधिक धातुओं या धातुओं का समांगी मिश्रण जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। और प्रथम जो मिश्र धातु है उसको हम बोलते हैं मिश्र धातु,
इसमें 95% लेंथेनाइड होते हैं और 5% में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। इनका उपयोग होता है गोली बनाने में, प्रकाश तंतु बनाने में। ठीक है। पीतल हो गया, मिश्र धातु है। पीतल में कॉपर की मात्रा होती है और जिंक की मात्रा होती है। कांसा है, कांसा में कॉपर की और जिंक की मात्रा होती है। अब इसी पर हम आ जाते हैं ए ब्लैक एलिमेंट के बारे में। तो जो ए ब्लैक एलिमेंट होते हैं, इनमें आप देख पा रहे हैं कि इनके अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है एफ उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ इनके जो होते हैं एफ, डी और एस, तीनों उपकोष जो होते हैं अपूर्ण होते हैं। और तीनों उपकोष यानी एफ, डी, एस तीनों उपकोष अपूर्ण होने के कारण ही इन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है। और इनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी होती है लेंथेनाइड, दूसरी श्रेणी होती है एक्टिनाइड। तो जो लेंथेनाइड है, इसको हम बोलते हैं फोरियप श्रेणी, या इसको हम बोलते हैं प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी। इसमें होता क्या है कि इसमें लेंथेनम के बाद, लेंथेनम क्या है, 57 क्रमांक इसका होता है। तो इसमें लेंथेनम के बाद देखा जाए तो कुल 10 तत्व आते हैं, सीरियम से लेकर के लुटीशियम तक। सीरियम 58 से लेकर के लुटीशियम 71 तक कुल 10 एलिमेंट आते हुए बताते हैं। इसमें लेंथेनाइड क्यों कहते हैं? तो जो लेंथेनम होता है, अभी ऊपर देखिए, ऊपर हम बता दे रहे हैं, बढ़िया से लिखे भी हैं। तो जो लेंथेनम होता है, लेंथेनाइड जो होते हैं, इसमें सीरियम 58 से लेकर के लुटीशियम 71 तक कुल 10 एलिमेंट आते हैं। लेंथेनम 57 से इनके गुण जो होते हैं मिलते हैं, और मिलने के कारण इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड या लेंथेनान कहते हैं। तो लेंथेनाइड नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें जितने एलिमेंट आते हैं सबके जो गुण होते हैं लेंथेनाइड से मिलते हैं, लेंथेनम से मिलते हैं, इसीलिए। तो लेंथेनम से इनके गुण मिलने के कारण इन्हें क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड बोलते हैं। इनमें केवल प्रोमीथियम ही ऐसा एलिमेंट है इस पूरी श्रेणी में, यानी कि जो प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी या 4F श्रेणी है, या इसी को हम बोल रहे हैं लेंथेनाइड। तो लेंथेनाइडों में जो प्रोमीथियम 61 है, खाली वही रेडियो एक्टिव है, बाकी सभी कैसे हैं, सामान्य एलिमेंट हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब ये होता है कि जो अल्फा, बीटा और गामा कणों का उत्सर्जन करता रहे। तो ये सभी इसमें एलिमेंट आपको कुछ दिखा दिए गए हैं यहाँ पर। लेंथेनम हो गया, सीरियम हो गया, है ना, प्रोजियोडियम हो गया, नियोडियम हो गया, इस तरह से। अब इनके थोड़ा सामान्य गुण पढ़ लेते हैं। तो सामान्य गुण की अगर हम बात करें, तो सामान्य गुण में पहला है आवर्त सारणी में स्थान। तो आप जान ही गए हैं कि लेंथेनम, जो लेंथेनाइड होते हैं, इनको आवर्त सारणी के बाहर नीचे रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात कर लें, इसमें दूसरा गुण, तो इन तत्वों के अंतिम कोष का, हमको अंतिम कोष से ही मतलब रहता है, तो अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है N-2, F पर 1 से 14 इलेक्ट्रॉन, N-1, D पर 0 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन, NS पर हमेशा कितना रहेगा, इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा। ठीक है, याद रखना होगा आपको। ये इनका बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्या होता है, तीनों लिखना रहेगा आप लोगों को। N-2 F पर 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन, N-1 D पर 0 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन, और NS2, NS पर कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहेंगे। ठीक है। और बाकी तो कुछ खास नहीं है। तो देख पा रहे हैं कैसे भरेंगे हम लोग, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हैं, अगर तरीका पता है तो। अब इसमें दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण हम पढ़ते हैं। तीसरा गुण ये पूछता है कि लेंथेनाइड संकुचन या अंकुचन क्या होता है। ठीक है। तो हमेशा देखिएगा कि लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनकी परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याओं में कमी आती है, यानी कि आयनिक त्रिज्याएं या परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं, घटती हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड संकुचन या अंकुचन कहते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होता है, वृद्धि होती है। तो जहां प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, हमेशा उनका जो आकार होगा घटेगा, यानी त्रिज्या भी घटेगी, उनका आकार भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है ना। तो परमाणु और अन्य त्रिज्याएं क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो हमेशा देखिए, अगर पूछे आपसे कि संकुचन का कारण क्या है, लेंथेनाइड संकुचन का कारण क्या है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि। ठीक है। यानी कि जैसे जैसे लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक आगे बढ़ते जाते हैं, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में भी क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण इनकी आयनिक और परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं, घटती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। भौतिक अवस्था की अगर हम बात कर लें, तो भौतिक अवस्था कोई खास नहीं है। ये चांदी की तरह सफेद और नरम धातुएं होती हैं। इनका गलनांक और घनत्व जो होता है उच्च होता है, और ये वायु में छोड़ देंगे तो बहुरंगी हो जाएंगी, रंग बिरंगी हो जाएंगी। आक्सीकरण अवस्था की बात करें तो पेपर में पूछता है
कि किसकी आक्षरण अवस्था जो होती है +3 होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो लेंथेनाइड होते हैं इनकी अस्थाई अक्षकण जो अवस्था होती है वो +3 होती है हमेशा, यानी कि लगभग सभी की +3 रहेगी, है ना। लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके जिनमें +2 और +4 है ना, यानी कि 3 तो दर्शाते ही हैं, ठीक है। लेकिन 3 के अलावा देखिए कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं लेंथेनाइडो में जो +2 और +4 अक्षकण अवस्था भी दर्शाते हैं, यानी +3 के अलावा +2 और +4 अक्षकण अवस्था भी दर्शाते हैं। और इन्हें हम क्या कहते हैं, असंगत अक्षकण अवस्थाएं कहते हैं। असंगत माने कि ये अलग है ना, बिना संग के हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एग्जाम्पल ले लिया, जैसे सीरियम है, देखिए +4 दिखा रहा है। 3 तो इसका फिक्स सही है, लेकिन +4 भी दिखा रहा है। इसमें देखिए 3 तो इसका फिक्स सही है तीनों का, लेकिन यहाँ पर +2 भी दिखा रहा है ना। एसएम हो गया, एफई हो गया, वाईबी हो गया, ये सभी। चुंबकीय गुण की बात करें तो हमेशा देखिए इसमें याद रखिएगा कि लेंथनम +3 और ल्यूटीशियम +3 ये जो आयन होते हैं हमेशा प्रतिचुंबकीय होंगे। लेकिन इनके अलावा जितने भी शेष आयन रहेंगे सभी कैसे रहेंगे, अनुचुंबकीय रहेंगे। लेंथेनाइडों का उपयोग कहाँ होता है, तो मिश्र धातु के निर्माण में उपयोग होता है, उत्प्रेरक के रूप में उपयोग होता है, रंगीन कांच बनाने में इसका उपयोग होता है ना। और सीरियम का उपयोग होता है चश्मे बनाने में, है ना, चश्मे बनाने में जो धूपी चश्मे होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ताप और पराबैंगनी दोनों से रक्षा करते हैं, ताप और पराबैंगनी किरणों दोनों से रक्षा करते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक्टिनाइड की। तो जो एक्टिनाइड होते हैं इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 5f कक्षक में प्रवेश कर जाते हैं, और ये एक्टिनियम 89 के बाद थोरियम 90 से लेकर के लेरेंसियम 103 तक कुल 14 तत्व आते हैं है ना। लेंथनाइडो में भी 14 तत्व आते हैं, गलती से वहां 10 बोला गया था। लेंथनाइड में भी 14 तत्व आते हैं और एक्टिनाइड में कितने आते हैं, 14 तत्व आते हैं उसमें। तो हाँ, तो इसमें देखिए थोरियम 90 से लेकर के यानी कि एक्टिनियम के बाद थोरियम 90 से लेकर के लेरेंसियम 103 तक कुल 14 एलिमेंट आते हैं। और होता क्या इसमें है कि जो थोरियम से लेरेंसियम तक जितने भी एलिमेंट हैं सबके गुण किससे मिलते हैं, एक्टिनियम से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि एक्टिनियम से समानता रखने के कारण इन्हें एक्टिनाइड या फिर एक्टनान भी कहते हैं, ठीक है। तो थोरियम 90, प्रोटेक्नियम 91 तथा यूरेनियम 92 के अलावा सभी तत्व जो होते हैं संश्लेषित अथवा मानव निर्मित होते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक तत्व। तो याद रखिएगा थोरियम, प्रोटेक्नियम और यूरेनियम ये तीनों जो हैं, इन तीनों के अलावा जितने भी एलिमेंट इसमें हैं, कितने बचे, 11 बचे ना, 3 को छोड़ देते 11 बचे। जितने भी 11 एलिमेंट हैं सभी जो होते हैं सभी को हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक तत्व बोलते हैं, या बोलते हैं परा यूरेनियम तत्व बोलते हैं। ट्रांस यूरेनिक या फिर परा यूरेनियम तत्व बोलते हैं, क्योंकि इनकी खोज जो हुई है मानव द्वारा बनाई गई, ये इनका निर्माण किया गया मानव द्वारा लैबों में। और सभी जो होते हैं रेडियोधर्मी होते हैं, भी याद रखिएगा। और इनकी अर्ध आयु बहुत कम होती है, इनकी अर्ध आयु बहुत कम होती है। कम होने के कारण ही हम क्या कहते हैं, इनका अध्ययन बहुत कठिन होता है। इनके सामान्य गुण की बात करें, भौतिक अवस्था की बात करें, तो वही है सेम जो गुण लेक्टिनाइड का, वही गुण एक्टिनाइड का भी है ना। उपयोग इसका थोड़ा देख लेते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, तो यूरेनियम का उपयोग होता है परमाणु यूरेनियम का उपयोग होता है परमाणु भट्टियों में नाभिकीय ईंधन के रूप में, है ना। और यूरेनियम का उपयोग और कहाँ होता है, तो यूरेनियम का उपयोग होता है कांच उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, सिरेमिक उद्योग मतलब चीनी मिट्टी का जो उद्योग होता है उसमें, और कुछ औषधियों को बनाने में उपयोग होता है ना। प्लूटोनियम का उपयोग होता है नाभिकीय भट्टियों में, परमाणु भट्टियों में, परमाणु हथियार में इसका उपयोग होता है। थोरियम का भी उपयोग होता है नाभिकीय यानी परमाणु भट्टियों में। इस तरह से इनके उपयोग है, और हम अधिकतम पॉइंट्स जो है इसमें क्लियर कर दिए, यानी कि डी ब्लॉक से हमको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस है डी और एफ ब्लॉक से। और आप ध्यान से देखे होंगे और ध्यान से डिस्कस किए होंगे तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही तरीके से इनको कर पाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया था, रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के जो वेग से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये रासायनिक बलगतकी का है, तो इसी के माध्यम से हम पूरी रासायनिक बलगतकी को कवर करेंगे। तो क्लियर, आज के लिए धन्यवाद, इतना ही।